हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। बहुत आसान है। वाटर है, ठीक है। वाटर को आप कैसे लिखते हो? ऐसे H2O। ये H2O क्या है? वाटर का फार्मूला, ठीक है। वाटर को हमने कैसे लिखा? H2O के फॉर्म में लिखा, ठीक है। तो ये क्या है? फॉर्मूला H2O, जिससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो वाटर होता है उसके एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं? हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6, ठीक है। मतलब कि ग्लूकोज को अगर हमें फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना है वो हम कैसे लिखते हैं? C6H12O6, ठीक है। तो ये क्या है? ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही तो है, ठीक है। और ये हमें क्या बता रहा है कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं? कार्बन के 6 होते हैं, हाइड्रोजन के 12 होते हैं और ऑक्सीजन के 6 होते हैं। इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमें क्या बताता है? हमें बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, ठीक है, किसके? एलिमेंट्स के, किसी मॉलिक्यूल में, कंपाउंड के, ठीक है। कंपाउंड के मॉलिक्यूल में आपको पता है ना, कंपाउंड में क्या पाया जाता है? मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। अगर आयनिक कंपाउंड है तो उस केस में हम फॉर्मूला यूनिट्स कह देते हैं कि फॉर्मूला यूनिट पाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर कोई कोवलेंट कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि ये या ये, तो इनमें क्या पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? मॉलिक्यूल का एक फॉर्मूला है, ठीक है। और मॉलिक्यूल का हमें फॉर्मूला क्या बता रहा है कि एक मॉलिक्यूल में जो ये एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हम एलिमेंट्स कहेंगे ना। तो जो ये एलिमेंट्स हैं इनके कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में एलिमेंट्स के, कौन से एलिमेंट्स के? जैसे इसमें कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं वो हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जैसे कि इसमें कार्बन के 6 हैं एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम है और ऑक्सीजन एलिमेंट के 6 एटम है इस मॉलिक्यूल में। तो क्या डेफिनेशन होती है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की? द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज डिफाइंड एज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, अंडरलाइन कर लेना, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। मतलब कि जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, जैसे ये ग्लूकोज एक कंपाउंड है, ठीक है, उसके किसी मॉलिक्यूल को अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो कंपाउंड का जो ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एलिमेंट मतलब CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, इसके कितने एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, वही हमें क्या बताता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है H2O, ठीक है। ऐसे ही आपका जैसे मीथेन को हम कैसे लिखते हैं? CH4। तो ये किसका फॉर्मूला है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका है? मीथेन का, ठीक है। तो ऐसे ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं एम्पिरिकल फार्मूला की। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता था कि किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में, ठीक है, एलिमेंट्स के कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम बताता था, ठीक है। एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट हैं। जबकि एम्पिरिकल फार्मूला में हमें सिंपल नंबर ऑफ एटम्स बताए जाते हैं कि किसी मॉलिक्यूल में कितने हैं, ठीक है। एक मॉलिक्यूल में सिंपल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। कैसे? समझ नहीं आया? अभी समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है। ये आपका है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका? ग्लूकोज का, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज। अब देखिए, अगर मैं इसकी जो ये सबस्क्रिप्ट में जो ये हैं नंबर्स, मतलब कि कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 हैं, ऑक्सीजन के 6 हैं, ये बता रहे हैं ना ये नंबर्स। तो इन नंबर्स की अगर मैं रेशियो निकालता हूँ 6:12:6, ठीक है। रेशियो कैसे निकालते हैं? कटिंग करके या फिर आप क्या कर लो, कॉमन निकाल लो, ठीक है। इन तीनों में से कॉमन निकाल लो। तो अगर मैं 6 को तीनों में से कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बचेगा? 1:6:2=12:1, ठीक है। कॉमन नहीं निकाला, मतलब कि तीनों से 6 को डिवाइड करा दिया मैंने, ठीक है। तीनों तरफ 6 से डिवाइड करा दिया, यहाँ भी 6 से डिवाइड करवा दिया, यहाँ भी 6 से डिवाइड करा दिया, यहाँ से भी 6 से डिवाइड करवा दिया। तो हमारे पास ये बचा, ठीक है। ये किसकी सबस्क्रिप्ट थी? 6 किसकी थी? कार्बन की थी ना। तो C के लिए जो नंबर आ गया वो 1 आ गया,
एच के लिए जो नंबर आ गया 2 आ गया, ओ के लिए जो आपकी सबस्क्रिप्ट आ गई वो क्या आ गई 1 आ गई, ठीक है। इसको अगर मैं सबस्क्रिप्ट की जगह लिख दूँ तो क्या आएगा C1H2O1, या हम इसको लिख सकते हैं CH2O। ये आपका होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। हमने क्या किया कि जो नंबर ऑफ एटम्स थे इन एलिमेंट्स के, इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट जो नंबर ऑफ एटम्स थे, जैसे सी के 6 थे, हाइड्रोजन के 12 थे और ऑक्सीजन के 6 थे, मैंने इन एटम्स की क्या निकाल ली, रेशो निकाल ली, ठीक है। कार्बन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन की जो एटम्स की रेशो वो निकाल ली, ठीक है। उसको सिंपलर रेशो में कन्वर्ट कर दिया, मतलब कि कटिंग कुटिंग करके जो सिंपल रेशो आ सकती थी मैंने वो निकाल दी, ठीक है। और जो ये रेशो है ये किसकी है, सिंपल रेशियो है कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, मतलब कि एटम्स की अब क्या आ गई, ये सिंपल रेशियो आ गई इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। और इसको मैंने फिर इस फॉर्म में लिख दिया, ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, ये फॉर्मूला यही तो बता रहा है कि अगर हमें ग्लूकोज की सिंपल रेशियो में एटम्स चाहिए तो वो कितने हैं, 1:2:1। इसी फॉर्मूले से पता चल गया ना हमें, कार्बन का 1 एटम होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे, ऑक्सीजन का 1 एटम होगा, अगर हम सिंपलर फॉर्म में लिख देते हैं किसको, ग्लूकोज को, ठीक है, सिंपलर नंबर ऑफ एटम्स में लिख देते हैं। तो ये होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जिसमें हमें क्या करना होता है, जो नंबर ऑफ एटम्स की जो रेशियो है, ठीक है, हर एलिमेंट की, उसको सिंपल फॉर्म में लेके आना होता है, तो वो आपका क्या बन जाता है फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है कि जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका जो मॉलिक्यूल है उसमें जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स जो मतलब कि हैं उनको सिंपलर फॉर्म में अगर लिखना हो, सिंपल नंबर में लाना हो तो वो कितने आएंगे, ठीक है, वो हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला बताएगा। जैसे ग्लूकोज के जो सिंपलर नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, इस कंपाउंड में वो कितने हैं, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। तो द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज डिफाइंड एज द सिंपल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, कि सिंपल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं वेरियस एलिमेंट्स के जो कि किसी एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ग्लूकोज का वो क्या होता है CH2O, ये हमने ऐसे निकाला है, ठीक है, हमें बस क्या निकालनी है, रेशियो निकालनी होती है। इसी तरह अगर मैं वाटर का एग्जांपल लूँ H2O, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन का एटम है, ठीक है। इसकी अगर मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखूंगा वो क्या आएगा, इसकी रेशियो निकालो, हाइड्रोजन कितने एटम्स है, 2 हैं, ऑक्सीजन का कितना है, 1 है, 2:1। इसमें कोई कटिंग हो सकती है, कोई ऐसे मतलब कि नीचे किसी को डिवाइड करवा के ऐसे काटा जा सकता है, नहीं काटा जा सकता है ना। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा वो भी क्या होगा, H2O ही होगा, ठीक है। तो कई ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो ये था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में हम रिलेशन देखते हैं कि इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन होता है, मतलब वो हम देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये होता है हम पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो क्या रिलेशन होता है वो देखते हैं। जैसे कि हमने ग्लूकोज का एग्जांपल लिया C6H12O6, ठीक है। इन तीनों में से 6 कॉमन आ सकता है, तो मैंने 6 को क्या निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, मेरे पास क्या बचेगा CH2O बचेगा, ठीक है। ये 1 पे गया, ये 2 पे गया, ये 1 पे गया, तो C1H2O बच गया, O1 बच गया मतलब, ठीक है। ये ग्लूकोज का क्या होता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। ये ग्लूकोज का अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। इसकी जगह मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दूँ, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। और ये क्या था हमारा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, तो इसकी जगह मैं ऊपर लिख सकता हूँ ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू क्या आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हमने क्या बना दिया 6 इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है। ग्लूकोज के लिए जो वैल्यू थी ये वाली, ये 6 थी। अगर कोई और कंपाउंड होगा ग्लूकोज की जगह, अगर हम कोई और मॉलिक्यूल लेंगे उसकी जगह जो वैल्यू होगी ये चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो इसको मैं एक जनरल में वैल्यू ले लूँ n, तो n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा, n इंटू एम्पिरिकल
फॉर्मूला। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो ये होता है रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला के बीच में। ठीक है, और ऐसे हमने निकाला, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, बट अगर हमें इस n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के नीचे एम्पेरिकल फॉर्मूला को ले जाओ, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, बट ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा आपको कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पेरिकल फॉर्मूला से डिवाइड कराएंगे? ठीक है, फॉर्मूला कैसे डिवाइड हो सकते हैं? जैसे कि ग्लूकोज का फॉर्मूला एम्पेरिकल C6H12O6। ठीक है, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CH2O। डिवाइड कैसे करवा सकते हैं इनको? डिवाइड तो करा नहीं सकते। तो n की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की जगह हम क्या यूज़ करते हैं? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का मास अपॉन में एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, जो आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होगा ना, उसका मास आपको रख देना है। तो ये होती है आपकी n की वैल्यू। ऐसे आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, जहाँ n आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, और n की वैल्यू अगर निकालनी है आपको तो वो कैसे निकालोगे? मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, क्वेश्चंस में ये यूज़ होंगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्ज़ाम में एक न्यूमेरिकल आता है। तो उस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में अब हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कि हम एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे कैसे? तो एम्पिरिकल फार्मूला को या फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए, निकालने के लिए आपके पास स्टेप्स हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया होगा, कोई एक क्वेश्चन दिया होगा, एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लो या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लो, तो आपको ये स्टेप्स फॉलो करते हुए आपको एम्पिरिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाला जाता है। ये स्टेप्स मैं आपको करवाऊंगा। ऐसा हो सकता है कि इन स्टेप्स को करते समय आपको कुछ ही समझ आए। ठीक है, मान लेते हैं कि 10% ही कुछ समझ आए या 5% ही समझ आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपको समझ ही ना आए कुछ। ठीक है, पर जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में आपको 100% समझ में आ जाएगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, पर आपको इन स्टेप्स को सुनना है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जरूर जाएगा। अगर जाएगा तो फिर न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ईजी से समझ आएगा। क्या राइमिंग बनेगी? बढ़िया बनेगी ना राइमिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहला स्टेप क्या है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने का? हम सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे, बाद में हम क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। एम्पिरिकल फॉर्मूला हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर हमें ये पता हो कि कंपाउंड के अंदर, जो कंपाउंड आपको गिवन है, ठीक है, कंपाउंड हमें पता नहीं होगा क्या होगा, बस हमें इतना पता है कोई कंपाउंड है। ठीक है, और उस कंपाउंड के आपको एलिमेंट्स बता दिए जाएंगे। आपको क्या बता दिए जाएंगे? उसका कंपाउंड के एलिमेंट्स बता दिए जाएंगे। ठीक है, और जो वो एलिमेंट्स हैं वो उस कंपाउंड में कितने परसेंटेज में प्रेजेंट हैं, वो उस कंपाउंड में कितनी परसेंटेज में प्रेजेंट है, वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, वो देखिए। जैसे ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर दिस एंड दिस। ठीक है, हमें क्या कहा गया है? आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है किसका? कोई आयरन के ऑक्साइड है, हमें नहीं पता वो कौन सी ऑक्साइड है, कौन सी आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, कई तरीके की होती है ना आयरन ऑक्साइड, तो हमें नहीं पता कि ये कौन सी आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, हमें बस ये बता रखा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है आपको। ठीक है, जिसमें कौन कौन प्रेजेंट होगा? आयरन ऑक्साइड में कौन कौन प्रेजेंट होता है? आयरन और ऑक्सीजन। तो हमें वही दे रखा है कि जो आयरन और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है ना, मास परसेंटेज, वो क्या है? 69.9 और 30.1। मतलब कि जो मासेस हैं आयरन और ऑक्सीजन के, किस में? परसेंटेज में वो कितने हैं? 69.9% ये आयरन का, और ऑक्सीजन के इतने। तो ऐसे में परसेंटेजेस गिवन होंगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या बताना चाहिए? परसेंटेजेस पता होनी चाहिए एलिमेंट्स की। ठीक है, जो कंपाउंड में प्रेजेंट हैं वो कितनी है सैंपल में।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप यही था कि परसेंटेज पता होनी चाहिए एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए। दूसरा, इफ़ परसेंटेज कॉम्पोजिशन इज गिवन, अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है, ठीक है, तो जो एज्यूम कंपाउंड ऑफ 100 ग्राम, ठीक है, जो कंपाउंड है ना उसको हम मान के चलेंगे कि वो कितना है, 100 ग्राम है। हमें ये मान लेना है कि जो कंपाउंड हमें गिवन है ना उसका जो अमाउंट है या उसका जो वेट है उस कंपाउंड का वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। ऐसे मान के आप चलो कि उस कंपाउंड का जो वेट है वो कितना है, 100 ग्राम है, ये हमें मान के चलना है। थर्ड पॉइंट क्या है, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम्स। जैसे आयरन ऑक्साइड कोई हमारे पास थी, ठीक है, आयरन ऑक्साइड थी, हमें उसमें जो आयरन था वो कितना दिया था, 69 पॉइंट कुछ परसेंट, ठीक है। ऐसे ऑक्साइड हमें कितना दिया है, 30.1%, 30.1%, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। आयरन इतना परसेंट है, ऑक्साइड इतना परसेंट है, ठीक है। मतलब कि आयरन ऑक्साइड जो भी है आपके पास, उसके सैंपल में जो आयरन होगा वो इतने परसेंटेज में होगा और ऑक्साइड इतने परसेंटेज में होगा, ठीक है। तो हम सैंपल मान लेते हैं कि वो कितना है, 100 ग्राम है, वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है। तो अगला स्टेप क्या है, थर्ड, कन्वर्ट परसेंटेज इनटू ग्राम्स। हमें क्या करना है, परसेंटेजेस को ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमने 100 ग्राम सैंपल इसीलिए लिया क्योंकि जब हम परसेंटेज को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे ना वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा, क्यों, अगर 69.9% आयरन प्रेजेंट है किसमें, 100 ग्राम में, ठीक है, तो अगर मैं इस परसेंटेज को ग्राम में चेंज करूँगा तो 69.9 ग्राम ही आएगा, आयरन जो है 69.9 ग्राम ही आएगा। इसी तरह जो ऑक्साइड है वो 30.1 ग्राम आएगा, ठीक है। तो अगर हम 100 ग्राम लेते हैं, परसेंटेज भी क्या होती है, टोटल 100 ही होती है, ठीक है। तो अगर हम 100 में से 69.9% निकालना चाहते हैं 100 ग्राम किसी सैंपल की, तो वो कितनी आएगी, 69.9% ही आएगी ना, ठीक है। तो वो हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाती है, इसलिए हम 100 ग्राम लेते हैं। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया ना तो एग्जाम्पल करेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट है कन्वर्ट ग्राम्स इनटू मोल्स। हमने ग्राम्स में निकाल लिया हर एक एलिमेंट को, ठीक है, उसको अब हम मोल्स में कन्वर्ट कर देंगे। मोल्स में कैसे, पता है हमें गिवन मास कितना है, ठीक है, हमने ग्राम्स में कन्वर्ट करा था ना। ग्राम्स में कन्वर्ट हमने क्यों करा, क्योंकि हमें मास चाहिए था हर एक एलिमेंट का जो प्रेजेंट है किसमें, किसी कंपाउंड में, उसका हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। वो हमने मास निकाल लिया, वो हमारा गिवन मास हो गया। तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, उस एलिमेंट का गिवन मास रख दो, अपॉन में एटॉमिक मास रख दो उस एलिमेंट का, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फाइंड सिंपल मोल रेशियो। हमें अब क्या करनी है, सिंपल मोल रेशियो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि हमारे पास आयरन और ऑक्सीजन, ठीक है, ये दो कंपाउंड्स आ गए हैं, ठीक है। आयरन की जो परसेंटेज आई वो कितनी आई, 69.9% आई। तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 69.9 आ जाएगा। इसको हमें आगे क्या करना है, डिवाइड करवाना है किससे, एटॉमिक मास से। तो आयरन का जो एटॉमिक मास होता है 56 होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और इसकी जो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 30.1 ग्राम आ जाएगा। डिवाइड करवा दिया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद क्या कह रखा है कि हमें सिंपल मोल रेशियो में कन्वर्ट करना है, ठीक है। बाकी सिंपल मोल रेशियो फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करते हैं कि जो आपके पास ये आंसर आएगा ना, इसका बन के जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड करा दो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट वैल्यू में से, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं इसकी वैल्यू आ गई, अभी कैलकुलेशन नहीं कर रहा मैं, मान लेते हैं इसकी कुछ वैल्यू आ गई 0.5, ठीक है, इसकी कुछ वैल्यू आ गई 1.1। अब 0.5 और 1.1 में से सबसे छोटा कौन है, 0.5 है, तो दोनों को 0.5 से डिवाइड करवा दो। तो ये भी 0.5 से डिवाइड हो गया, ये भी 0.5 से डिवाइड हो गया, ठीक है। ऐसे होता है। तो डिवाइड ऑल द मोल वैल्यूज़, जो भी मोल की वैल्यूज़ आई हैं इनको सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करवा दो। उसके बाद जो ये हमारे पास आएगा, तो हमारे पास ये कुछ आंसर आ गया, ठीक है। हमारे पास क्या आ गया, अब कुछ आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने पर ये 1 आ गया। मान लेते हैं इसको, क्योंकि कैलकुलेशन इतनी जल्दी जल्दी नहीं मैं कर सकता, तो इसलिए मैं मान रहा हूँ कि इसका आंसर तो 1 आ गया। ये तो चलो सिंपल ही है। इसका आंसर मान लेते हैं आपके पास आ गया 2 आ गया। तो हमारे पास आयरन और ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला बन के आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो क्या बन के आएगा, Fe, क्योंकि आयरन का 1 आंसर है, ऑक्सीजन का क्या है, 2 आया है, तो Fe1 और O2 आ जाएगा, ठीक है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ तक हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाता है। पर अगर हमारे पास ऐसे आ गया कि इसकी वैल्यू तो 1 आ गई और इसकी वैल्यू आ गई कुछ 2.5 आ गई, 2.5 आ गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2.5 को होल नंबर में कन्वर्ट करना है। ये होल नंबर तो नहीं है ना, ये तो डेसिमल वाला पॉइंट नंबर है, ठीक है। इसको हमें होल नंबर में कन्वर्ट करना होता है। तो वो हम कैसे करेंगे, किसी छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करवा के,
ठीक है, किसी छोटे से नंबर से मल्टीप्लाई करवा के। जैसे कि इसको मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो 2.5 और 2.5 क्या होगा, 5 आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, Fe1 और O5 बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक, तो हमें दोनों को ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, एक को नहीं करवाते। तो इसको भी 2 से करा तो इसको भी 2 से करा तो ये 2 बन जाएगा, तो Fe2O3 आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ऐसे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, तो वो निकलेगा एम्पिरिकल फॉर्मूला से। कैसे, सबसे पहले तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है उसका मास निकाल लो। जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। निकाल लिया, अगला स्टेप क्या है, एन की वैल्यू निकाल लो। एन की वैल्यू मैंने आपको रिलेशन में बताई थी, क्या थी, यहाँ मैंने बताई ना रिलेशन में, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक है, तो इसलिए तो हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाला है ताकि हम एन की वैल्यू निकाल सकें। तो वो क्या आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आएगी, एन की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला तो पता ही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें पता ही है। ठीक है, एन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला अगर हम कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये रिलेशन ही है, ये रिलेशन हमने पढ़ा है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये वाला रिलेशन एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला वो किसके इक्वल होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के इक्वल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से यहाँ से आ जाएगा, तो ये हमारा आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। ये देखिए, एक कंपाउंड है, ठीक है, कंटेन्स इतनी हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन, ठीक है, और 71.65% क्लोरीन। ठीक है, ये कंपाउंड है जो इतनी परसेंट हाइड्रोजन है, जिसमें इतना परसेंट कार्बन है और इतना परसेंट क्या है, क्लोरीन है। हमें परसेंटेज गिवन है। ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है। अभी ये मॉलिक्यूलर मास वाली लाइन अभी दिमाग से निकाल दो, यहाँ तक याद रखो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हम व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में इतना है, कार्बन इतना है और क्लोरीन इतना है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये लाइन अभी भूल जाओ, बाद में इसको करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो हमारे पास सबसे पहले तो हम ये टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे एलिमेंट्स। क्या लिखेंगे, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हमें कौन कौन सी गिवन है, हाइड्रोजन गिवन है, कार्बन गिवन है, क्लोरीन गिवन है, तो वो हम लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बन, ठीक है, और क्लोरीन, ये हमें गिवन है। ठीक है, परसेंटेजेस भी हमें गिवन है। हाइड्रोजन की कितनी है, 4.07%, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन की कितनी है, 24.27%। ठीक है, और क्लोरीन की कितनी है, 71.65%। ठीक है, परसेंटेज। अब इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करना है, तो इससे पहले आप क्या मान के चलोगे, लेट द सैंपल, जो हमने सैंपल लिया ना, हमें कंपाउंड गिवन है, हमें इनकी परसेंटेजेस गिवन है, हमें क्या निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, तो जो कंपाउंड हमें गिवन है ना, वो हम मान लेते हैं कि जो उसका हम जो सैंपल ले रहे हैं कंपाउंड का, लेट द सैंपल बी ऑफ 100 ग्राम। जो सैंपल है वो कितना है, 100 ग्राम है हमारे पास, ये मान के चलेंगे। क्यों मानना, क्योंकि जो परसेंटेज को जब हम ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे तो उनको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, 4.07, 24.27, 71.657। ठीक है, तो अगर तब भी नहीं समझ आया तो बस आप याद रखो कि जो परसेंटेजेस होती है ना, वही ग्राम्स में एज इट इज़ लिख देनी है आपको। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का टेबल बनाएंगे, स्टेप वाइज ही हम चल रहे हैं। पहले हमें परसेंटेजेस लिखी, फिर हमने उसको ग्राम्स में कन्वर्ट करा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए। एटॉमिक मास हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें मोल्स निकालने हैं, वही तीसरा स्टेप था ना, मोल्स निकालना। तो एटॉमिक मास हम निकालते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। और Cl क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है, अब हमें निकालने हैं मोल्स। मोल्स मैंने क्या कहा था, कैसे निकालते हैं, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का नंबर ऑफ मोल्स का, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। यहाँ एटम्स हैं तो इसलिए हम एटॉमिक मास लेकर चलेंगे। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूलर मास आता।
पर यहाँ एटम्स हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि अकेले एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स का क्या होता है, एटॉमिक मास ही होता है। तो निकालो मोल्स। गिवन मास क्या है, ये हमने ग्राम में जो कन्वर्ट करा है, हाइड्रोजन का गिवन मास हमें क्वेश्चन में कितना है, 4% गिवन है ना, 4.07, तो इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट करा तो हमारे पास ये वेट आ गया। तो इसको 4.07 को डिवाइड कराएंगे 1 से, तो क्या आ जाएगा 4.07, ठीक है। इसी तरह 12 को हम डिवाइड करवाएंगे किससे, सॉरी गिवन मास कितना है 24.27, इसको डिवाइड कराएंगे हम एटॉमिक मास 12 से, ठीक है। इसका हमारे पास जो आंसर सॉल्व करके आएगा कुछ आएगा 2.022, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन का मोल निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 71.65, मतलब गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर या एटॉमिक मास 35.5, तो ये आपके पास कितना आएगा 2.018 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ये 3 आ गई वैल्यूज़ हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन की। अब देखिए, अब इनका हमें क्या करना है, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करना है। सिंपल रेशो में मैंने कैसे बताया था कि इन तीनों में से सबसे छोटी वैल्यू देखो कौन है, सबसे छोटी वैल्यू इन तीनों में से कौन है, वो है 2.018, ठीक है। इसको राउंड ऑफ कर लो, राउंड ऑफ करके मान लो 2.0 यहाँ राउंड ऑफ 8 तक कर देते हैं, तो 2.02 आ जाएगा, ठीक है। और 8 को काट दिया, 2 क्यों आ गया, क्योंकि 8 क्या था 5 से बड़ा था, तो उससे जो पिछला वाला जो डिजिट है वो एक बढ़ जाता है। राउंड ऑफ किया ना आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स में, इसको भी राउंड ऑफ कर लेते हैं, ये 2.02 ही रहेगा, मतलब ये 2.02 रहेगा, ठीक है। और ये तो उतना है, राउंड ऑफ ये पहले का 4.07 तक की है। चलिए, अब सबसे छोटा कौन है यहाँ 2.02, तो तीनों को 2.02 से डिवाइड करवा दो, ठीक है। तो ये 4.07 को 2.02 से डिवाइड करवा दिया, 2.02 को 2.02 से डिवाइड करवा दिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी 2.02 को 2.02 से डिवाइड करवा दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड कराओगे तो आंसर ये आएगा 2, इसका आंसर क्या आएगा 1, और इसका आंसर क्या आएगा 1, ठीक है। ये आ गई हमारी सिंपल रेशो। अब इन तीनों में कोई पॉइंट वाला है नहीं है, ठीक है, तो होल नंबर रेशो भी क्या आ जाएगी 2 1 1। अगर पॉइंट वाला अगर यहाँ होता ना, अगर कोई पॉइंट वाला होता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई करवाते किससे, किसी छोटे होल नंबर से, ताकि जो हमारे पास क्वेश्चन जो ये नंबर्स हैं होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो क्या आ गया, क्या आ गया, देखिए हाइड्रोजन कितने 2 हैं, क्लोरीन कितना 1 है, और सॉरी कार्बन कितना 1 है, क्लोरीन भी कितना है 1 है, तो ये आ गया C 1 है, H 2 है, तो CH2 और Cl कितना 1 है, 1, ठीक है। तो जो ये नंबर्स हैं ना, इनको इनकी सबस्क्रिप्ट में लिख दो। हाइड्रोजन का आंसर 2 आया, क्लोरीन के लिए 1 आया, सॉरी कार्बन के लिए 1 आया, क्लोरीन के लिए 1 आया, तो कार्बन 1, H2 और Cl 1, तो ये आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हमें क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो क्या होता है, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, यही होता है ना, n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला तो हमें पता है, ये रहा, n की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो हो जाएगा ना। और n कैसे निकालते हैं, n निकालते हैं मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास, ठीक है, अपॉन में एम्पिरिकल मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि वैल्यू होती है, हमने अभी पीछे पढ़ा है, ठीक है। तो मोलिकुलर मास किसका, कंपाउंड का, कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है, हमें अब जो लाइन मैंने आपको भूलने के लिए कहा था वो अभी याद कर लो, वो क्या है, इट्स मोलिकुलर मास इज दिस, मोलिकुलर मास में ये गिवन है, कंपाउंड का मोलिकुलर मास कितना है 98.06, तो यहाँ पुट कर दो 98.06, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला का मास निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास ये है, इसका मास निकालना तो होता है ना, जैसे आप मोलिकुलर मास निकालते हो, आपने एटॉमिक और मोलिकुलर मास वाली वीडियो में देख रखा है हम मोलिकुलर मास कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ कार्बन कितने हैं, 1 है, और इसका जो मास होता है एक एटम का वो कितना है 12 होता है, 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है और एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस क्लोरीन का मास होता है 35.5, ठीक है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 49.5 आएगा, क्या आएगा 49.5, तो इसका मतलब यहाँ हम क्या लिख देंगे 49.5, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना है 49.5, और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर 2 आ रहा है, ठीक है। अब
इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपके पास मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, मॉलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू है 2, ठीक है, ये हमने निकाल ली है। इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, CH2Cl, ठीक है। ये 2 को मल्टीप्लाई कर दो किसमें, इस इनकी सब्सक्रिप्ट से, जो C के पैर में है, H के पैर में है, Cl के पैर में नंबर्स है ना, उनसे मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास जो मॉलिकुलर फॉर्मूला आ जाएगा C2 आ गया, ठीक है, H4 आ गया और Cl2 आ गया। तो ये है आपका मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। स्टेप वाइज ही चले हैं। ये टेबल अगर आपको याद है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। सिंपल रेशो कैसे निकालनी है, इन तीनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो, किससे, जो इन तीनों में से छोटा नंबर है, ठीक है। और ऐसे आपके पास सॉल्व हो जाएगा। अगर परसेंटेज गिवन है ना तो एम्पिरिकल फॉर्मूला सीधा निकल जाता है, ठीक है। और मॉलिकुलर फॉर्मूले के लिए आपको कोई ना कोई हिंट गिवन होएगा, जैसे कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो एन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, मॉलिकुलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो आपको क्वेश्चन में मॉलिकुलर मास दिया होता है, ठीक है, मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने के लिए। एक क्वेश्चन है, वो आपके लिए होमवर्क है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है, डिटरमाइन द मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच मास परसेंटेज ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है किसका, आयरन की ऑक्साइड है कोई, ठीक है, कंपाउंड क्या है, आयरन की कोई ऑक्साइड है, ठीक है। आयरन इतना प्रेजेंट है और ऑक्सीजन इतना प्रेजेंट है, इसका आपको मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई मॉलिकुलर मास गिवन ही नहीं है, यहाँ तो आपको एक मैंने भूलने वाली लाइन जो कही थी उसमें मॉलिकुलर मास गिवन था ना, ठीक है। यहाँ पर कोई मॉलिकुलर मास नहीं गिवन है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए ना आपके पास, अगर आपको सीधा कह दिया मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालो, एम्पिरिकल फॉर्मूला तो कहा ही नहीं है आपको, ठीक है, और आपको मॉलिकुलर मास ही नहीं गिवन है, तो जो आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा ना वही आपका क्या बन जाएगा, मॉलिकुलर फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ही आपका क्या बन जाता है, मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में आप क्या निकाल दो, सीधा सिर्फ एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल दो और उसको बाद में आप लास्ट में क्या कह दो, मॉलिकुलर फॉर्मूला कह दो, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ कोई मॉलिकुलर मास गिवन है ही नहीं, ठीक है। तो या मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो जो एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ आएगा ना वही आप क्या निकाल दो, उसी से क्या निकाल दो, उसी को क्या कह दो, मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो, ठीक है।